बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं भी खैरियत से हूं और वापस आ गई हूं आज। तो बेसिकली आज तो वैसे हमजा मेरे से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर कर रहा था, मुझे एक इंटरेस्टिंग भी लगी और हैरान कुन भी, मतलब कि ये और थोड़ा सा अफसोस भी होता है, थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं ना। तो वो हम हमेशा से इस तरफ जा रहे हैं वैसे, किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब हमने एक ना नई जगह ढूंढ ली है एक्चुअली। वो हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। हुआ ये कि कल मैं सेकंड डोज लगवाने के लिए गया एक्सपो सेंटर में कोरोना की। तो वहाँ पर इंतज़ामात तो खैर बेहतरीन थे, बस 5-7 मिनट लगे और उसमें आपको डोज़ लग गई और आप डोज़ लगवा के अपने सेकंड डोज के लिए, तो अब वो आप निकल रहे होते हैं। तो वो अब मैं निकल रहा था, मैं देख रहा था कि अब वो इतने बेहतरीन इंतज़ाम है ना कि आप जब जाते हैं, क्योंकि हमने आपसे बात भी करनी होती है, तो आप बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है, ताकि इंतज़ाम देखे जाएँ, उनकी निशानदेही भी की जाए अगर आपको कहीं पे कोताही लगे। लेकिन वैसा मामला तो नहीं लगा, कोताही नहीं लगी, बड़े बेहतरीन इंतज़ामात थे। हमजा ने कहा जो इंतज़ामात हैं वो A1 थे, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जब रखते हैं 10 से 15 मिनट। हाँ जी, वो ऑब्जर्वेशन वाला एरिया है, मैं वहाँ पर देखा, वहाँ पर खैर अब लोग उस तरह से नहीं रुक रहे। हमजा को उन्होंने ऑब्जर्वेशन में 10 से 15 मिनट रखा, लेकिन हमजा ने वहाँ पर बहुत कुछ ऑब्जर्व किया 10-15 मिनट। वहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया जी? वहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इतना बेहतरीन वैक्सीनेशन सेंटर, क्या बेहतरीन, अंदर जाते हैं आपको अच्छा लगता है कि बड़ी साफ़ जो है जगह है और बड़ा साफ़ सुथरा सा वैक्सीनेशन सेंटर है। वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हूँ या फिर मैं किसी पब्लिक टॉयलेट में चला गया हूँ। मामला ये था कि वहाँ पर भी लोगों ने वो अशार लिखना शुरू कर दी हैं। सिर्फ इस वजह से हमजा को लगा, वरना वहाँ पर माहौल साफ सुथरा था, इंतजामात बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन पाकिस्तानियों की वजह से मुझे ये लगा कि वहाँ पर अशार लिख दिए गए। भाई वहाँ पर भी अब आप शेर लिख रहे हैं, जिस तरह से हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या किसी भी कोई ऐसी चीज़, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर जी पब्लिक जाती है, तो वहाँ पर हम लिख देते हैं कि जी मैं एक दिन लौट के आऊँगा, या पता नहीं कोई अशार जो आपको समझ आते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं। शेयर कर देते तो हमने वैक्सीनेशन सेंटर को भी नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी हमने अशार लिखना शुरू कर दिया। खैर एक ही शेर था, मैं बाकी ढूंढता रहा, बाकी कोई नहीं था, पर मुझे एक तस्कीन भी हुई, चलो कोई शख्स वैक्सीन लगवाने तो आया होगा कि जो इधर इंतजार कर रहा होगा, निशानी छोड़ के चला गया, अपनी निशानी छोड़ दी। ऐसा मत किया करें। इतनी वो अच्छी जगह है और मतलब हर जगह ही बहुत अच्छी होती है, और आप उधर जाके अपने ख्यालात का इजहार करना दीवारों पर शुरू कर देते हैं, आप दरवाजों पर शुरू कर देते हैं। अपने ख्यालात का जो इजहार है, अपनी नोटबुक रखें, उसके अंदर सारा कुछ करें। और मेरा ख्याल है कि पब्लिक जो प्लेसेस हैं, ख़ास तौर पर इस किस्म की जो प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जहाँ पे आना जाना लोगों का होता है, वहाँ पर इस किस्म के अशार वगैरह नहीं लिखने चाहिए। ये एथिक्स के थोड़ा अगेंस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। अब उधर हेल्थ वर्कर्स हैं, वो आपको ये तो नहीं कहेंगे कि अब आप ये क्या कर रहे हैं, या ये बात कोई समझाने वाली है आपको। लेकिन खैर वो एक ही मुझे इस तरीके का नज़र आया, एक दीवार सी थी कि जिस पर ये लिखा हुआ था। तो ऐसा मत किया करें पब्लिक प्लेसेस पर जाते हुए, पब्लिक मकामात पर जाते हुए, ये जो हम अपनी निशानियाँ छोड़ जाते हैं ना, अच्छा, ये हम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी बच्चे का काम है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो एक उम्र जो उसकी है वो तयन की टारगेट है, इस जो है 17 एज से या 19 एज जो ईयर्स ऑफ एज है, इससे आगे की है। तो अब देखें कि इतने मतलब इसी एज के दौरान जो लोग हैं, कोई बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं हैं, समझदार लोग हैं जो कि ये सारे बड़े ये काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत किया करें। खैर ये तो वैक्सीनेशन सेंटर की मैंने बात की है। आप जब भी कहीं पर जाते हैं तो अपना घर समझा करें, हर जगह को अपने घर की दीवारें समझा करें और उनको इस तरह से गंदा मत किया कीजिए। हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, और पाकिस्तान में कोरोना का 3.5 माह बाद बड़ा वार, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हम देखें तो मौलिक वायरस 141 ज़िंदगियाँ निकल गया, जो कल हमें हमारे सामने नंबर्स आए थे। अच्छा इकरा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा। हॉल नंबर 1 है जहाँ पर सेकेंड डोज लग रही थी, और हॉल नंबर 3 है जहाँ पर फर्स्ट डोज लग रही थी। तो हम लोगों
में तो हॉल नंबर 1 में जाना था क्योंकि हमने सेकंड डोज लगवानी थी, अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी थी। वहाँ पर मैंने देखा अच्छा खासा रश था, यानी कि रश इतना था कि लोग आए हुए थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेकंड डोज वालों की इतनी बड़ी तादाद होगी। और फिर सिर्फ देखने के लिए, बिल्कुल सिर्फ देखने के लिए हॉल नंबर 3 में गए कि हॉल नंबर 3 जहाँ पर फर्स्ट डोज लग रही है और जब ये कह दिया गया है कि सख्तियाँ कर दी जाएंगी, पाबंदियाँ लग दी जाएंगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लंबी लाइनें लगी होंगी और वहाँ पर रश बहुत ही कम था। और अभी देखें बड़ी तादाद में लोग खुद को वैक्सीनेट जिन्होंने नहीं करवाया वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और वो पहली डोज लगवाने के लिए नहीं आए हुए थे, यानी ये वो लोग रह गए हैं जिनको ज़बरदस्ती लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो जो अब रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और जितना उन्होंने कहा है कि जी अब 30 अगस्त के बाद से जो जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए ही है जो कि नहीं लगवा रहे। खैर वो लगेंगी तो मेरा ख्याल है कि लोग फिर वो उसके ऊपर अमल करेंगे और जो है अपनी वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को। तो जल्द अज जल्द वैक्सीनेट कराना चाहिए क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ रहा है कोविड की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिसबाह उल हक, उनका कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया और वो अब वेस्ट इंडीज़ में ही करंतना मुकम्मल करके वतन वापस आएंगे। और पंजाब में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज़ किया गया है। बिल्कुल ऐसे गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो एक दिन में रिकॉर्ड 51,236 शहरियों ने वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। और दूसरी जानिब अगर बात करें सऊदी अरब की तो कोरोना वायरस के खिलाफ चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की भी मंजूरी अब दे दी है। हाँ जी, यानी कि मुझे तो बड़ी तसल्ली हुई जिस वक्त मैंने ये खबर सुनी है। और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसिनो की भी इंशाल्लाह मंजूरी दे दी जाएगी। खैर अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कोरोना की मंजूर शुदा वैक्सीन की तादाद अब 6 हो गई है, जिनमें एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडर्ना पहले से शामिल थी और अब इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया। बिल्कुल सऊदी वजारत सेहत का ये कहना है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन जो है साइनोफार्म या साइनोवैक लगवा लिया है ना, उनका कोर्स मुकम्मल कर लिया, उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि उन्हें अपने मुल्क की मंजूर शुदा बूस्टर डोज भी लगवाना होगी। हाँ जी, बूस्टर डोज के हवाले से बात तो लाजमी तौर पर अब की जा रही है। अगर हम बैनुल-अक़वामी आलमी सतह पर देखें, हम बात करेंगे जो इस वक्त मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है। पी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन कह लें या तजर्बा कह लें शेयर किया। कल मुझे फ़र्स्ट डोज़ लगवाने वाले लोग बहुत ही कम तादाद में नज़र आए। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को ये था कि हमने वैक्सीन लगवानी है वो शायद ख़ुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं और अब जो सख्तियाँ की जा रही हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं क्योंकि शायद अब लोगों को घरों से निकालना पड़ेगा कि वैक्सीनेट हों? बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है उनको तो वैक्सीन लगाना पड़े और उसमें मजबूरी ये है और जो साइंस है वो ये है कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और 3 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है और एक शख्स ने वैक्सीन अगर घर पे नहीं लगाया है तो वो खतरा है, क्योंकि वो फिर जो है ना आपको वो लेकर आएंगे बार बार कैरियर होंगे, जरासीम लेकर आएंगे, कोरोना वायरस लेकर आएंगे, कैरियर हो गया यस, और फिर आपको जो है इन्फेक्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम है, इसलिए घर का हर फर्द को लगाने का, महल्ले के को लगाना पड़ेगा, बीमारी का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो सके। अदरवाइज ये प्रॉब्लम फिर रहेगी और जो लोग किसी न किसी बहाने नहीं लगा रहे हैं वो है। मैं एक चीज़ और बताता चलूं कि मेरी नॉलेज में ये बात आई है कि लोगों ने जो सिम के डर से जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी भी तोड़ लोगों ने करा ली है कि अपने सिम को उसके नाम पे कर दिया गया है जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है घर में किसी ने या किसी रिश्तेदार ने, तो खुद वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो एक ये है सिस्टम, मैं समझता हूँ कि आगे चल के हुकूमत इन तमाम चीज़ों को, हुकूमत के नॉलेज में ये बात है और हुकूमत इसका जो है वो एंटीडोट ढूंढ रही है कि तमाम वो लोग जो कि किसी न किसी तरह से वैक्सीन लगाने के हक में नहीं है उनको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। ये तमाम लोग ये अच्छी तरह से समझ लें और उसी में हमारी बचत है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो आपने जैसे अभी इंट्रो में कहा कि इस बीमारी में जो अभी वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, इसमें लोग ज्यादा इंतकाल कर रहे हैं। आप अपने प्यारे दुलारे को आप खो देंगे, आप उनको मिले या उनसे पूछे जिनके घर में इंतकाल हो गई लोगों को, तो ये उनको दिल से पूछें कि वो क्या है। और चलते फिरते लोग चले गए, बिल्कुल ठीक थे, 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे और मुझे बताया गया कि जी उनको बुखार हुआ, नज़ला जुकाम हुआ और फिर उन्होंने अपना काम जारी रखा और अचानक वो गिर गए,
बुखार में लेट गए और उसके बाद फिर पता चला कि जी वो कोरोना हो गया है, और जब फेफड़े का एक्सरे हुआ 4 दिन बाद तो पता चला कि उनका तो हाफ ऑफ द लंग्स जो है वो अफेक्टेड है। फिर अस्पताल गए और फिर वेंटिलेटर और उसके बाद इंतकाल हो जाता है। तो ये 5-6 दिन के अंदर लोग इंतकाल कर रहे हैं। इवन के डॉक्टर्स भी इससे बचे हुए नहीं हैं, वो भी इंतकाल कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के हवाले से कि ये इतनी जल्दी इसका एक तो जो इंसानी जिस्म पे ये असरअंदाज होता है कि 4 दिन के अंदर अंदर इंसान को पता ही नहीं लगता और उसके जो लंग्स हैं काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट होंगे और किस तरह से इंसान जो है, हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे कि ये जो है आम फ्लू है और ये आम बुखार है और 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा? हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। मैं समझता हूं कि ये तमाम लोगों को मालूम करना चाहिए, पता होना चाहिए कि वायरस कोई भी हो, किसी किस्म का वायरस हो, जो नज़ला जुकाम का वायरस है जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, अगर वो भी वायरस है तो भी उसका इलाज यही है कि आप रेस्ट करें, आराम करें, वायरस जो है तो पुराने जब नज़ला जुकाम होता तो आज से 30-40 साल पहले तो वो एंटी एलर्जी या कुछ ऐसी दवा की दी जाती थी जिससे कि लोगों को नींद आती थी, सुला दिया जाता था। मकसद सिर्फ यही कि अब जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। हम पायलट को भी, ड्राइवर को भी एंटी एलर्जी देते हैं नज़ले जुकाम में कि वो सडेट नींद नहीं लाता है। लेकिन कोरोना वायरस का वही फार्मूला है कि शुरू में अभी जो वेरिएंट है ये शुरू में हल्का फुल्का नज़ला जुकाम, गले की खराश, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं मैंने जो है ना डॉक्टर साहब परसों मैंने लस्सी पी ली थी, परसों को शादी में गए थे, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो उसकी वजह से गला खराब हो गया है। आप खुदारा ये इन चीजों पे ना जाए। अगर आप थोड़ा सा अपने काम को रोक लें और 1 दिन 2 दिन रेस्ट कर ले तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। मैं नहीं कह रहा कि कोरोना ही वायरस होगा, आपको इन्फ्लुएंजा वायरस भी होगा तो भी रेस्ट कर ले। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है कि जिस तरह से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, सऊदी अरब की जानिब से साइनोवैक और साइनोफार्म को मंजूर किया जाना, आप समझते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है? और अब आप समझ रहे हैं जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था कि शायद ग्लोबली तमाम वैक्सीन को तस्लीम कर ही लिया जाएगा आखिरकार। ये बिल्कुल होगा जी। मैं WHO के साथ लिंक में हूँ। डॉक्टर टेड्रोस को हमने एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आज से 2 महीने पहले भी खत लिखा था जब ये पाबंदी लग रही थी। हर मुल्क अपनी वैक्सीन जो वैक्सीन उनके मुल्क में लगी है उसकी इजाजत दे रहा था। तो उस वक्त हमने यही बात कही, उनसे दरखास्त की कि वो वैक्सीन जो कि WHO ने रिकॉग्नाइज की है उस वैक्सीन को पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं होगा कि जी हमारी वाली वैक्सीन लगा के आओ। तो आप देखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि साइनोफार्म और साइनोवैक और इवन के कैनसाइनो या पाकवैक भी ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगा आगे चल के, आप देखिएगा। और साइनोफार्म साइनोवैक की तो एफिकेसी अभी भी लोग मान रहे हैं कि उसकी एफिकेसी बड़ी स्ट्रांग हो रही है, इवन की डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी। हमारे पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं, जो डाटा है वो ये शो कर रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो 85% बीमार हो रहे हैं, 85% to 90%। और जिन्होंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और लुबेलुबाब बात का यही होता है, हम आपसे यही बात करना चाह रहे होते हैं कि ख़ुद को वैक्सीनेट जल्द अज जल्द करवाएं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पहलू भी दुरुस्त है कि अगर फैमिली में 4 लोग हैं और 3 वैक्सीनेटेड है और 1 नहीं है तो चारों खतरे में फिर भी हैं, तो चारों को वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसीलिए इसका हल यही है सिर्फ कि जल्द अज जल्द जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि 30 अगस्त के बाद वैसे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाएंगे उन लोगों पर जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डॉलर की कोई समझ नहीं आ रही है, उसकी मतलब के कदर में इजाफे पर इजाफा होता चला जा रहा है। रुपए के मुकाबले में डॉलर तकरीबन 1 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया और बुध के रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 1 दिन में 1 रुपये 9 पैसे तक महंगा हुआ। अच्छा, 9 पैसे महंगा होकर अब 11 माह की अगर बात करें तो बुलंद तरीन सतह पर अब पहुंच गया और 166 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ, जबकि गुज़श्ता 4 माह के दौरान इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 14 रुपये महंगा हो चुका है। हाँ जी, और इससे कबल गुज़श्ता साल सितंबर में डॉलर 166 रुपये की सतह पर देखा गया था। और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दरामद कुनंदगान की जानिब से डॉलर तलब बढ़ने और गैर मुल्की अदायगियों के सबब डॉलर कीमत में मुसलसल इजाफे का अब रुझान जारी है और डॉलर महंगा होने से
दरामदी अशिया, जिसमें सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि 15 दिनों बाद जो रिवाइज कर दी जाती हैं वो कीमतें पेट्रोल की, डीजल की, अब हम खुर्दनी तेल की बात कर लें, दालों की बात कर लें, मोटरसाइकिल की बात कर लें, गाड़ियों के पार्ट्स की बात कर लें, सब कुछ महंगा हो जाता है। बिल्कुल सब कुछ महंगा हो जाएगा। और स्टेट बैंक के हवाले से मतलब अगर देखा जाए तो इस हवाले से स्टेट बैंक को कोई अब स्टेप लेना होगा, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि इसे कंट्रोल किया जा सके। देखें इकरा, जैसे ही डॉलर महंगा होता है आपके कर्जे जो हैं वो बढ़ जाते हैं, एग्जैक्टली अमाउंट वो बढ़ जाती है। तो ये सारी सूरत हाल है। और जब बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि मौशी हालात बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं, अब तो खैर IMF की अगली किस्त के हवाले से भी जो चीज़ें सामने आई थी, तो ये मामला क्या है? क्या उस किस्त के भी कुछ असरात हैं, IMF प्रोग्राम में जाने के भी कुछ असरात हैं? इस हवाले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम ये देख लेते हैं कि सरमायादार बिजनेस कम्युनिटी क्या इस हवाले से सोच रही है। शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उन बात करेंगे। शराज, बताइएगा, डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है, बिजनेस कम्युनिटी की खास तौर पर बात करें तो उनके क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, डॉलर एक दफ़ा फिर जो है वो बेलगाम हो चुका है और गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1 से ज़ायद जो है वो महंगा हुआ, जिसके बाद 11 माह की बुलंद तरीन सतह ₹166.29 की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। अगर पूरे 3 साल के अगर हवाले से बात की जाए तो PTI की गवर्नमेंट जब से आई है उस वक्त तक जो है वो डॉलर तकरीबन ₹45 महंगा हो चुका है, जिसके असरात जो है वो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ पर जहाँ नज़र आ रहे हैं। वहीं मुल्क में महंगाई की जो शरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इजाफा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है और इसका जो असरात हैं वो आने वाली दिनों में बहुत ज़्यादा अशिया ख़ुरोनोश पर पड़ेंगे। साथ ही साथ जो तरसीलात है, पेट्रोल की कीमत है, इसके अलावा दीगर दरामदी अशिया है, सनतों के लिए खाम माल की दरामदाद है, उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा और खाने पीने की अशिया से लेकर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जितनी भी अशिया हैं उसकी कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो डॉलर की कदर बढ़ी है उससे मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा जो कर्जे हैं वो 1500 अरब रुपए तक जो है वो बढ़ चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक एक तरफ हुकूमत तो बुलंद बांग दावे कर रही है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, माशी अशारिये बेहतरी की दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है, जबकि IMF की जानिब से $2.75 बिलियन की रकम भी मौसूल हो चुकी है स्टेट बैंक को। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो उसका जो प्रेशर है वो रुपए पर आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त जो है डॉलर बुलंद तरीन सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार शदीद इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, जिन्होंने नई LCs खोली हैं, जिन्होंने अपने शिकार हैं। बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें अपडेट कर रहे हैं और हम सारे मामले पर बात करेंगे। माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहिद साहब। तहरीक इंसाफ हुकूमत तो डॉलर्स की खरीदो फरोख्त पर किसी किस्म की भी रोक टोक और मॉनिटरिंग ना होने का दावा करती है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो प्राइस है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप क्या वजह समझते हैं इसकी? देखिए, इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है मईशत को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि दीपा पोती की मईशत। और स्टेट बैंक और हुकूमत खुद उन इस्लाहात को करने के लिए तैयार नहीं है जिसका उन्होंने वायदा किया था, क्योंकि उससे ताकतवर तबकों के मफादात पर ज़र पड़ती है। तो दीपा पोती की मईशत है नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है जिसको आप डिस्काउंट रेट कहते हैं, उसको मसनूई तौर पर बेतहाशा कम कर दिया है और बड़ी फखरिया दावे किया था पिछले साल कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी हमने की है। तो जो आप ज़रूरत से ज़्यादा कमी करेंगे, जो कि अफरात ज़र की शरह ज़्यादा है और डिस्काउंट रेट जो है वो कम है, तो जो कर्जे ले रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो 3 करोड़ लोग हैं उनसे तकरीबन 550 अरब रुपया एक साल में कानून को तोड़कर कम दिया गया है। जो बैंकों में खाते रखते हैं उनको आप दे रहे हैं 5.5% और अफरात ज़र जो है 9% है, जबकि फरवरी 2020 में उनको मिल रहा था 11.25। तो ये जो मसनूई शरह सूद है ये बरकरार रखना जो है मईशत के लिए तबाहकुन है। तीसरी बड़ी अहम बात है कि जो रिजर्व्स के हम दावे कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये रिजर्व्स हमने कमाए नहीं है। आप अगर महंगी शरह सूद पर कर्जे ले लेते हैं, प्लेसमेंट्स करा लेते हैं और आपके जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो अभी आपको कर्जे वापस करने हैं वो ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो हैं जिसको तारीखी कह रहे हैं ये माइनस में है। बहुत बड़ी अहम बात है कि और चौथा ये कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा रेमिटेंसेस पर इन्हिसार कर लिया और आमदाद की तरफ तवज्जो नहीं की। अब देखिए ट्रैवलिंग शुरू हो रही है, वैक्सीनेशन आ रही हैं, तो जो तरसीलात हम आ रही हैं उसमें इजाफे की रफ्तार कायम नहीं रहेगी।
और ये भी जो तफसीलात हैं, ये इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) भी है। यानी ये सारा पैसा जो हमारे पास आता है वो पाकिस्तान में नहीं आता। देखिए सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था, बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 में पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज आई वो 19.9 अरब डॉलर की थी। ठीक है, ये पैसा आ गया, लेकिन उसी साल मुल्की कानून के तहत लोगों ने चोरी का पैसा, जायज पैसा, नाजायज पैसा, उससे मार्केट से डॉलर खरीदे, डिमांड बढ़ गई, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा किया और उसको बाहर भेज दिया। 15 अरब डॉलर एक साल में बाहर चला गया। तो जो आप रेमिटेंसेज लेते हैं उसमें 111(4) भी होता है, जिससे टैक्सों में नुकसान होता है और वो पैसा चला जाता है। तो बगैर एक पैसा दिया कौमी खजाने को लोग चोरी के पैसा वाइट भी कर रहे हैं और पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो ये कानून भी आपने अभी बरकरार रखा है। तो जब आप ये इस तरह से करेंगे तो मईशत भी कमजोर होगी। सबसे बड़ी बात यह कि महंगाई बढ़ेगी, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे। और आप जो इम्पोर्ट्स, हम तो इम्पोर्टेड कंट्री हैं, उनकी रुपये में मालियत बढ़ जाएगी, उस पर गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ेगा, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ेगी, सेल्स टैक्स भी बढ़ेगा। $1 पे जब कम होता है तो कम से कम 117 अरब रुपए के जो है वो कर्जे बढ़ जाते हैं मुल्क की करेंसी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है, ये भी बताइएगा कि जिस वक्त गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है तो वो हवाला जब दे रहे होते हैं सागदार साहब का, तो वो ये कहते हैं कि मसनूई तौर पर कंट्रोल किया गया था। अब जब हम चाह रहे हैं कि डॉलर की कदर में इजाफा ना हो, तो फिर अभी तो अगर हुकूमत कुछ करेगी या स्टेट बैंक कुछ करेगा तो फिर मामला वही आएगा कि मसनूई तौर पर शायद कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं कि मसनूई तौर पर कंट्रोल भी ना करना पड़े और कदर नीचे भी आए? लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात सही नहीं है। उसकी बता दूं, ये कंट्रोल का जो ये रेट डिटरमिन करता है स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और मेरे पास स्टेट बैंक के 2 प्रेस रिलीजेज हैं 2018 के शुरू के, जब तहरीक वो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था। उन्होंने कहा कि अब जो हमने रुपए की कदर में कमी की है, अब ये ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। तो ये इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं होता, स्टेट बैंक का है। जी। और स्टेट बैंक के ये प्रेस रिलीजेज मौजूद हैं कि अब क्योंकि वो कमी जो थी उन्होंने भी की थी जो केयर टेकर्स थे जी। तो वो कह रहे हैं 2070 में वो खराबी हम दूर कर चुके थे। आज जो मसला आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट हमारे नहीं है, वो तो आप बताए हुए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पिछले साल में बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, जो हमारा तिजारती खसारा था जी, जिसको ये कम करने की बात कर रहे थे, वो $7 अरब बढ़ गया, $7 बिलियन। और इस साल करंट अकाउंट की जो हम बात कर रहे थे फाजिल हो गया, वो इस साल $10 अरब मनफी होने जा रहा है। मार्केट को इस बात को पता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और हमारे जो है इशारिये खराब हो रहे हैं, महंगाई हमारी बढ़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। बिल्कुल ठीक है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। यानी कि मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा अगर डॉलर की कदर में कमी नहीं होती, अगर इसकी कीमत में इजाफा ही होता गया तो मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। और जो वज़ीर आज़म साहब बारहा कह चुके हैं कि अब मेरा मिशन यह है कि मैंने महंगाई को कंट्रोल करना, तो शायद वो पाया तकमील को नहीं पहुँच सकेगा अगर सूरत हाल यही रही तो इसके ऊपर स्टेट बैंक को भी सोचना होगा, गवर्नमेंट को भी, वज़ीर आज़म साहब को भी देखना होगा, और फिर जो उनकी टीम के हवाले से इस्तीफ़े सामने आते हैं वो भी देखने होंगे। और FPR के चेयरमैन को अगर हम दूसरी तरफ से भी देख लें, रेवेन्यू के मामलात को देखें तो वो भी हम देख रहे हैं 5वीं मरतबा चेंज हो चुके हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे सुबह बलूचिस्तान की, जो कि कुदरती वसाइल और ख़जानों से तो माला माल है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान बनने से आज तक इस सूबे को हर शोबे में नज़रअंदाज किया गया है। ख़ास तौर पर अगर बात करें ख़वातीन की तो उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें किया गया साइड पर। हाँ, इस मतलब हम सूबे की बात करें तो ख़वातीन हमें बदहाली का शिकार ज़्यादा नज़र आती हैं और बलूचिस्तान की ख़वातीन तमाम शोबों में आज भी बहुत पीछे नज़र आती हैं हमें। इसके बावजूद दरपेश हालात का मुकाबला करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की कोशिश कर रही हैं। अनीता जलील का शुमार भी ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन में होता है जो दुनिया को बलूचिस्तान का रोशन चेहरा दिखाना चाहती हैं। हमजा, वो तालीम समय बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीलॉग्स बनाती हैं। अनीता जलील बलूचिस्तान की पहली वीलॉगर ही नहीं बल्कि वो बलूची थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री की एक मारूफ अदाकारा भी हैं। क्या बात है। अनीता का कहना है कि उनके सफ़र में कई रुकावटें आई, धमकियाँ भी मिली, लेकिन वो रुकी नहीं हैं और आगे बढ़ रही हैं। और आज वो खुश हैं कि वो दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बनी और अब उनके लिए
काम भी कर रही हैं। तो हम अनीता से गुफ्तगू करते हैं, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो हमें ये बताएं कि ये वीलॉगिंग का ख्याल आपको कैसे आया था, कब से कर रही हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। व्लॉगिंग का ख्याल जो है मुझे 2015 में मेरी कुछ बलोच ब्लॉगर्स के साथ मुलाकात हुई थी। उनसे मिलके उन्होंने खैर मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि अनीता, क्योंकि उससे पहले जब मैं दुबई में जॉब कर रही थी कुछ साल के लिए, तो मैं डबिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाया करती थी बड़े शौक से, लेकिन मुझे डर लगता था उनको पब्लिक करने में, क्योंकि हमारा जो माहौल था यहाँ का वो वैसा नहीं था कि लड़कियाँ अपने पिक्चर्स अपलोड करें सोशल मीडिया पर, या इस तरह का नई माइंड सेट बना हुआ था यहाँ का तब तक। तो मैं बहुत डरती थी, तो मैं प्राइवेटली अपने प्राइवेट अकाउंट्स पे अपलोड किया करती थी। तो फिर जब मेरी कुछ उन बलोच लोगों से बलोच ब्लॉगर्स से मुलाकात हुई जो खुद इस फील्ड में थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। उनके मोटिवेशन के बाद मैंने घर पे बात की, अब्बू को मनाया। अब्बू को मनाने का बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत मुश्किल से अब्बू माने। उसके बाद अब्बू का बहुत बड़ा सपोर्ट भी रहा है इन 3 सालों में मैं इस काम में हूँ। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि वो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब ऐसा पॉइंट मेरी लाइफ में आया कि वो हर जगह मेरे साथ खुद होते हैं, मुझे आइडियाज़ देते हैं। तो बस इसी तरह मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैं अपनी खूबसूरती को जो है उर्दू लैंग्वेज में जैसे कि मैं ब्लॉग करती हूँ, ताकि बाहर के लोगों को भी पता चले कि ग्वादर की प्रॉब्लम्स हैं या खूबसूरती है, बाहर के लोगों तक पता चले कि बाहर के लोगों के यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। अच्छा अनीता, आप जो इस तरह से वीलॉगिंग कर रही हैं, अभी तो आपने बताया कि वीलॉगिंग कर रही हैं और बड़ा प्रोसीजर बताया किस तरह से आप आई, थोड़ी मुश्किलात भी हुई, लेकिन अब जो है सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स की जानिब से। लेकिन इसके अलावा क्या करती हैं और आप अपनी क्या पहचान जो है वीलॉगर के तौर पे कराना चाहेंगी अब? इसके व्लॉगिंग के अलावा, व्लॉगिंग से पहले मैं बलूची फिल्म्स में काम करती रही हूँ। मैं प्रोग्राम्स होस्ट करती हूँ, ग्वादर के जितने बड़े इवेंट्स होते हैं छोटे बड़े, वो मोस्टली मैं खुद होस्ट करती हूँ। इसके अलावा मैं थिएटर्स की तरफ ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि थिएटर्स आजकल बहुत कम हो गए हैं। खासकर अगर बलूची थिएटर्स की बात करें तो बलूची फिल्म हर कोई करना चाहता है, लेकिन थिएटर एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लाइव ऑडियंस को फेस करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं हमेशा यही चाहूँगी कि लोग पहले मुझे एक थिएटर आर्टिस्ट बोलें, फिर मुझे ब्लॉगर बोले। तो ये 2 चीज़ों से मैं खुद को चाहूँगी कि लोग मुझे पहचानें। अच्छा ठीक है अनीता, आपके वीलॉगिंग के क्या मौजूआत हैं, या ख़ास तौर पर ये हम बात करें कि ज़्यादातर आपके क्या मौजूआत होते हैं, किन पर आपका फोकस रहता है? मैं बेसिकली 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ। सबसे पहले तो खूबसूरती है कि ग्वादर की जो या बलूचिस्तान की जो खूबसूरती है वो हर एक आम है जैसे यूट्यूब हर कोई चलाता है, तो वहाँ तक पहुँचे ताकि उन्हें पता चले कि वो किस तरह ग्वादर आ सकते हैं, उन्हें गाइड करने का काम। सेकंड जो मेरा होता है वो अभी मैंने इस साल से स्टार्ट किया एजुकेशन पे काम करना। मैं ग्वादर की अब बलूचिस्तान की मकरान सेक्टर पर ज़्यादा कवर करते हुए स्कूल्स कवर करती हूँ, ताकि वो जो अलग अलग एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ अब बलूचिस्तान की तरफ आ रही हैं बच्चों को लेकर, उससे और लोगों को पता चले कि किस तरह यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, यहाँ का निज़ाम कैसा है एजुकेशन का। और थर्ड मेरा जो है फीमेल्स को लेकर है कि मैं अवेयरनेस सेशंस करवाती हूँ यहाँ पर, ख़ासकर फीमेल्स के लिए। तो उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करती हूँ ताकि और फीमेल्स को पता चले कि यहाँ पर ग्वादर में फ़ीमेल्स के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अनीता, कुछ अर्सा पहले आपकी निशानाबाजी करते हुए कुछ तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई थी जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, वो क्या माजरा था, ज़रा वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकी मिली थी, तो 2018 की बात है जब मैं आई थी। तो उसी दौरान यही प्रोसेस था, धमकियों से काम नहीं बना। वो सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि उन्हें बेसिकली व्लॉग्स के बारे में आइडिया ही नहीं था कि वो क्या होता है। उन्हें लगता था कि ये एक बुरी चीज़ है, तो आपको नहीं करनी चाहिए, बलोचों का नाम खराब कर रही है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आज भी आते हैं। तो वो एक यही उसका एक पार्ट था कि जब उन्हें लगा कि मैं उस चीज़ से नहीं रुकी, तो उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर ली। इवन मेरा एक यूट्यूब चैनल भी इसी तरह सस्पेंड करवाया गया था, बहुत रिपोर्ट करवाकर 70,000 तक वो पहुंच गया था ऑलमोस्ट, और वो जो है सस्पेंड हो गया था। तो ये वही प्रोसेस है, रुकावटें जो है मुझे आज 3 साल बाद भी मैं फेस कर रही हूँ, और मुझे लगता है ये मैं आगे भी करती रहूँगी।
अच्छा नहीं है, अल्लाह करे आपको आगे ना फेस करनी पड़े। लेकिन अनीता हमें ये भी बताइए, ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं क्या? जब आप ख़वातीन के हवाले से वीलॉग बना रही होती हैं, आपने क्या देखा कि पहले शायद आपको उन मसाइल का उस तरह से नहीं पता होगा कि जब आपने बाकायदा तौर पर काम शुरू किया, मेजर मसाइल क्या हैं? बेसिकली यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई नई क्लासेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मसला ये था कि उन तक वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती थी। हालांकि यहाँ की ख़वातीन हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर था कि उन तक वो चीज़ पहुँच नहीं रही थी। तो अब मैंने अपने थ्रू ये किया है कि अब ऐसी कोई चीज़ होती है, अवेयरनेस ख़ास तौर पे वो मैं उन तक पहुँचाती हूँ ताकि वो उन चीज़ों को उनसे फ़ायदा उठा सकें। सही है। बाकी किसी चीज़ में यहाँ की फीमेल्स पीछे नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो ख़वातीन को बस एक यही इशू था कि उन तक चीज़ें वक्त पे पहुँच नहीं पा रही थी, उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही थी वक्त पे। तो मैंने बस वो ज़रिया बन के काम किया यहाँ पर कि मैं उन फीमेल्स को इकट्ठा करती हूँ। अगर मुझे, जैसे अभी रिसेंटली मैंने समर कैंप कराया था ग्वादर में, और वो ग्वादर का फर्स्ट समर कैंप था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से। उसमें 300 लड़कियों को हमने बुलाया था और आखिरी दिन तक तो वो 300 से ज़्यादा हो गई थी, 7 दिन का था। तो इस तरह की मैं कुछ एक्टिविटीज़ कराती हूँ ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उन्हें और फील्ड्स की अवेयरनेस हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आम फील्ड जो है वो टीचिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि और फील्ड में भी लड़कियां दिखें, तो ये अपनी तरफ से मैं थोड़ा काम करती हूँ। अच्छा ठीक है अनीता, ज़रा ये भी बताएं कि सियासत में आने का कोई प्लान है या शौक है, या दिमाग के किसी कोने में ये बात है कि सियासत में आना है? नहीं, पता नहीं क्यों मैं कभी खुद को इस चीज़ पे इमेजिन नहीं कर पाई कि मैंने सियासत में आना है। बाकी जो इश्यूज होते हैं ग्वादर के, वो मुझे लगता है कि मैं अपने सोशल मीडिया से हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। तो अब वो मैं एक आम बंदा भी कर सकता है। तो अब मुझे लगता है कि सियासत, लेकिन मेरा ख्याल है कि अनीता जिस तरह से आप बातचीत करती हैं, आपका बोलने का जो अंदाज है, उससे मुझे लगता है कि आप कोई बहुत बड़ा सियासतदान के जो है ना ओहदा संभाल सकती हैं, जिस तरह से आप बातचीत कर रही हैं। मसाइल की निशानदेही के साथ हल करने की तरफ चल पड़ेंगी ना फिर। मैं अभी तक तो खैर प्लान नहीं बना, लेकिन आपने इतना मोटिवेट किया क्या पता मैं अपना माइंडसेट बना लूं। ये जितना आपने सोचा था, हमें लग रहा था कि आप इस पे सोच रही हैं। खैर अनीता, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का बनी। और बात कर रहे हैं जब इकरा ख़वातीन के हवाले से, तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको जगह देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनको जब आप जगह देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी एक्सेप्ट करना शुरू कर ही देती है, और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। जिस तरह से इतनी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह से अनीता, मेरा ख्याल तो है हम तो इनको इस पर भी अब जिस तरह से मोटिवेट किया है। वो पहले कहती मुझे कुछ लोगों ने व्लॉगर्स ने मोटिवेट किया था, तो वो इस तरफ आई हैं। अगर उनको और मोटिवेट किया जाए तो वो और भी आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ी सी मोटिवेटेड थी जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया उस बात को। खैर हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो खाने पीने की भी थोड़ी सी बात कर लें। खाने अगर बात कीजिए, बलूचिस्तानी खाने वैसे भी बहुत ज़बरदस्त। बस मुझे लग रहा था कि तुमने उसी तरफ जाना है, तो मैं पहले ही बात शुरू कर लेता हूँ कि खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए एक अच्छी खबर है कि कोयटा के निजी होटल में जापानी, थाई और चाइनीज़ खानों की अपनी नौइयत के पहले फूड फेस्टिवल का जी आगाज़ हो चुका है। अच्छा, ये फूड फेस्टिवल का जो भी है ना, वो कि वहाँ पे कौन कौन से और मज़ीद खाने भी हैं, वो हवाल बताएंगे कोयटा से किफ़ायत अली। अगर आप हैं जापानीज, थाई और चाइनीज खानों के शौकीन, तो आपको खुशामदीद है कोयटा के निजी होटल में, जहां अपनी नौयत के मुनफरिद फूड फेस्टिवल का आगाज हुआ है। फूड फेस्टिवल में खानों की मुनफरिद डिशेज ने लोगों को ऐसा गर्विदा किया कि आने वाला हर शख्स तारीफ किए बिना ना रह सका। डिफरेंट टेस्ट था और काफ़ी तरह की सुशी थी, सुशी ट्राई की। और आपका फैमिली के साथ हम लोग अक्सर आते रहते हैं, पर ये अच्छा इवेंट था, करते रहना चाहिए। अच्छा लग रहा है अभी फर्स्ट टाइम कोयटा सिटी में, यहाँ पे ये सबसे अच्छी जगह तो खैर मुझे यही लगी थी। और यहाँ पे अभी सुशी ट्राई की थी, चाइनीज़ फेस्टिवल छोटे से। मुंतज़िमीन का कहना था कि पहली बार ऐसे मुनफरिद खानों का फेस्टिवल कोयटा में मुनक्किद हो रहा है और लोग दूर दूर से इनका लुत्फ उठाने चले आ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम लगा है जापानीज, थाई और चाइनीज इकट्ठे, तो कोयटा में कहीं भी ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। लोग तो काफी एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आई हैं। खानों में स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट की 100 से ज्यादा डिशेज रखी गई हैं। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा।
ये आपने बेहतरीन सा एक पैकेज देखा है, रिपोर्ट आपने देखी है, और कितने बेहतरीन खाने थे। क्या दिल कर रहा था इकरा वैसे तुम्हारा? ऐसे तो मेरा सारा कुछ खाने को दिल कर रहा ये हमेशा कर रहा होता है, इकरा का हमेशा खाने को दिल कर रहा होता है। खैर, हम पहले कुछ विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो इससे जुड़ा एक वाकया, कई वाक़यात वैसे सामने आ रहे हैं, और अब तो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि अगर हम यौम आज़ादी की बात करें तो 14 अगस्त के दिन कई कॉल्स आई थी, 30 से ज़ायद कॉल्स आई थी हरासा करने की, लेकिन उनके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया गया था। सानिया, मोटरवे के बाद वैसे मुआशरा और पुलिस के हरकत में आने के बाद उम्मीद हम सब ये कर रहे थे कि शायद अब इस किस्म के जो दरिंदगी के वाक़यात हैं ना, उनमें कमी होगी, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स ख़वातीन के साथ बदसलूकी और हरासानी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया। बिल्कुल हमजा, और ये सूरत हाल हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों और हमारे पूरे समाज के लिए भी अब लम्हा फ़िक्रिया है। अब लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जब तक उन मुजरिमों को सरेआम तख्तेदार पर नहीं लटकाया जाएगा, मुआशरे की इस्लाह बिल्कुल नहीं हो सकती। और पाकिस्तान की अगर बात करें, आबादी का जो निस्फ हिस्सा है, बल्कि निस्फ से ज़ायद जो हिस्सा है, वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, मगर जब तक वो मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त महसूस नहीं करेंगी, वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना जो किरदार है, फ़ाल किरदार है, वो भी अदा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे होंगे ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम कर सक रहे होंगे। तो जब हम उनको वैसे ही वो जहनी तौर पर किसी तरह से जकड़ी हुई या फिर किसी तरह से परेशान रहती हैं, तो वो किस तरह से अपना 100% दे पाएंगी, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। खैर, ये सारे वाक़यात जो हैं, इस पर वज़ीर आज़म साहब भी अपनी राय रखते हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई। जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मैंने दुनिया में ऐसी, मुसलमान दुनिया में थी, लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहाँ हम करते थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों को तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीज़ें बच्चों को अब मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही हैं, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। और तरबियत करने का एक ही तरीका है कि उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आगाह करें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। इस अहम इशू पर हम बात करेंगे। वज़ीर विमेन डेवलपमेंट पंजाब आशिफा रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आशिफा साहिबा, हम देखते हैं कि ख़वातीन को इस मतलब अगर हम कहते हैं कि इस काबिल बनाने के लिए कि वो हरासमेंट से मौसर तरीके से निमट सकें, आप क्या समझती हैं ख़ानदानी और हुकूमती सतह पर किन इक़दामात की इस वक्त अशद ज़रूरत है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में और मेरी राय के इजहार के लिए मुझे यहाँ पर अपने साथ शामिल किया। जैसे कि अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी देखा, उनका बयान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ख़वातीन के हवाले से, और मैं अपनी ज़ाती राय की हैसियत से भी और बीइंग अ वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर बड़ी खुलकर इस राय का इजहार करूँगी कि इस वक्त जितनी ज़रूरत हमारे मुआशरे को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, मोटिवेशन के लिए और तरबियत की ज़रूरत है, मेरे ख़्याल में हम कभी पहले इस तरह महसूस नहीं कर पाए थे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया मोटरवे इंसिडेंट का, और भी जो हमारे ये 14 अगस्त वाले जी यानी कि दिन जो मीनार पाकिस्तान में इंसिडेंस हुआ, इन सब को देखते हुए हमें सख्त ज़रूरत है कि हम अपने माशरे में अपने जवान बच्चों की, बच्चियों की तरबियत जो है उसको सही सिमत में लेकर आएँ। और इसमें ज़िम्मेदारी सिर्फ वालिदैन की ही या साथीज़ा कराम की नहीं है, बल्कि आप देखते होंगे कि बचपन में हमारे जो बुज़ुर्ग थे या गली मोहल्ले में कहीं पर भी अगर किसी खातून के साथ कोई छेड़ता भी था या कोई बुरी नज़र से देखता भी था, तो बाकी लोग इर्द गिर्द के सब इकट्ठे हो जाते थे और उसको रोकते थे। बाज़ का लोग खौफ के मारे ख़वातीन को कोई देखता तक नहीं था कि हमें कोई गली मोहल्ले में हमें मारेगा। अब वो कल्चर हमारा बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। जैसे कि हमने मीनार पाकिस्तान वाले इंसिडेंट्स को देखें कि वहाँ पे कितनी तादाद में लोग मौजूद थे, 400 लड़कों के ऊपर तो बाकायदा FIR भी दर्ज हुई, लेकिन वहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में बाकी लोग मौजूद थे, वो क्या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए थे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि देखें, हर खातून के साथ उसका बाप, भाई, बेटा या कोई पुलिस कांस्टेबल नहीं उसके साथ लगाया जा सकता कि जब वो बाहर निकले, पढ़ने के लिए निकले या काम के लिए निकले या वो मार्केट में के लिए जाने के लिए निकले, तो उसकी हिफाजत की जाए। और मुआशरे में जब तक एहतराम का अंसर शामिल नहीं होगा, हम कोई भी काम
आगे लेके नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। आशफा साहब, आप वुमेन डेवलपमेंट की वजीर हैं, आपके पास ये वजारत है, आप समझती हैं कि जब ऐसे हालात होंगे, ख़वातीन खुद को सेफ ही महसूस नहीं कर रही होंगी, तो वुमेन डेवलपमेंट के बारे में सोचा भी जा सकता है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि देखें, जब तक कोई चीज़ बाहर खुलकर नहीं आती, आप उसके लिए कोई इक़दामात नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं देख रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस इंतहाई मैं समझती हूँ इन्हतात पजीर जो इस वक्त हमारी सोचें हैं या मुआशरे की जो राह सिमत इस वक्त दिखाई दे रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आपने देखा है अच्छी तरह से, और हमारे वज़ीर आला साहब ने भी खुसूसी तौर पर टीम भी मुकर्रर कर दी है, हदायत भी जारी कर दी हैं। इसके ऊपर हम अपनी जितनी हमारी विमेन टास्क फोर्स है, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, हमारी सूबाई मुतसब हैं, और हमारे जितने भी इससे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बाकायदा तमाम पार्लियामेंटेरियंस MPs जो हैं, उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी तजावीज़ भी ले रहे हैं। और इसको मज़ीद बेहतरी के लिए ख़ास तौर पर जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, हमारे IG साहब हैं, हम सब लोग इस वक्त बहुत फोकस कर रहे हैं कि जब से जब आसान तरीके से इंसाफ मुहैया नहीं होगा, मुल्ज़मान को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक आशिफा साहब, जिस तरह से हम देखेंगे आप जबकि हुकूमत में जबकि आपके पास मिनिस्ट्री है वुमेन डेवलपमेंट के लिए, आपने क्या क्या इकदाम किए, कौन कौन से इकदाम किए गए वुमेन डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विमेन डेवलपमेंट 2012 में बनाया गया। 2018 में जब PTI की हमारी गवर्नमेंट आई, हमारे वज़ीर आला साहब जनाब उस्मान बुज़दार साहब का खुसूसी फोकस रहा, तो हमारे डिपार्टमेंट का पहले इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं था, जिसको हमने सबसे पहले जो है लॉन्च किया। फिर उसके बाद हमने डिजिटल ऑनलाइन मैगज़ीन, जिसमें ख़वातीन के बारे में जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन हुकूमती तरफ से जो की जाती है वो भी हम देते हैं। डे केयर्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन ख़वातीन के लिए जो कि जॉब के लिए बाहर आती हैं और उनके घर में उनके नन्हे बच्चों को संभालने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, वो हमने 2018 से लेके अब तक हमने 221 बना दिए हैं और हर सतह पर हम इसको लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद वर्किंग वीमेंस हॉस्टल्स अथॉरिटी की तरफ हम आए, ताकि ये जो मशरूम ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट लेवल पर आपने देखा होगा गर्ल्स हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं, उनको हम जो है अपने साथ रजिस्टर्ड करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे और इससे ख़वातीन को रोज़गार भी मुयस्सर आएगा। फिर हम यहीं पर ही नहीं रुके, हमने इसको बहुत ज़्यादा सारे जो हमारे लेजिस्लेशन मौजूद थी ख़वातीन के हवाले से, हैरेसमेंट के लेके इनहेरिटेंस के, उनकी गैप एनालिसिस जो थे हम उनको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क कमज़ोर होने की वजह से भी ख़वातीन को उनके मसाइल का हल नहीं निकलता। फिर हमारी टोल फ्री 1043 जो हेल्पलाइन है वो 24 घंटे 7 डेज़ अ वीक वो काम करती है। उसमें बाकायदा हमारे लॉयर्स हर वक्त मौजूद होते हैं, जो कि ख़वातीन को उनके फ़ोन कॉल्स पर जिस किस्म का भी उनको मशवरा दरकार होता है, चाहे वो कानूनी हो या इंफॉर्मेशन का, उनको देते भी हैं। मज़ीद हमने ये किया है इस गवर्नमेंट में आकर कि पहले ये सिर्फ एक रेफरल हेल्पलाइन है, दूसरे इदारों तक हम उनकी राय या मसले पहुंचा देते थे, लेकिन फॉलो अप नहीं था। हम अब इसको फॉलो अप भी कर रहे हैं ताकि हम इसको मजीद बेहतरी की तरफ लेकर आए। फिर विमेन डेवलपमेंट सेंटर्स अब हम हर यूनिवर्सिटी में बनाने जा रहे हैं। 4 यूनिवर्सिटीज़ में हमने इनके साथ MOU साइन किया है, जिसमें CV बनाना, बच्चियों ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर CV बनाना, जॉब हंटिंग करना, सर्च करना, और इवन अगर इनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बाज़ वक़्त आप देखते हैं कि हमारी ख़वातीन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे बच्चों ने अगर वो आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन ही सही तरह से नहीं कर सकती, तो ये सारी चीज़ें हम बाकायदा इसको लेकर आ रहे हैं। और ये सिर्फ इस साल हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ तक लेकर आए हैं, लेकिन अब 2021-2022 की जो ADP है उसमें तमाम डिवीजन की सतह पर और जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं उन सब में हम ये विमेन डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आशिफा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी कि गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की है। हमने यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर हम देख रहे हैं कि लफ्जी जंग जो है वो छिड़ गई और बिलावल भुट्टो ने मुत्तहिदा पर्दा पर तनकीद के तीर बरसाए थे तो एमक्यूएम ने भी अगले ही दिन हिसाब चुकता कर दिया, पूरा कर दिया। बिल्कुल, और सिंध सरकार पर लफ्जी हमलों की उन्होंने बुछाड़ भी कर दिया। यही नहीं, सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी कर दिया गया। ऐसे ही और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि शहरी सिंध के अवाम को मज़ाहमत और सिविल नाफरमानी की तरफ धकेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी को ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थीं जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नहीं करवाया? बिल्कुल ऐसी है हमजा। और उसके अलावा कन्वीनर एमक्यूएम ने मुतालबा किया कि मुल्क में 1998 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। उन्होंने क्या कहा, आपको पहले वो सुना देते हैं। कल बिलावल ने कहा कि ये ना काम करते हैं ना करने देते हैं, उसमें उन्होंने हमें भी शामिल किया है। आपकी चोरी पकड़े तो आप कह रहे हैं चोरी करने नहीं देते, आपकी करप्शन पे शोर मचाएं तो आप कहते हैं करप्शन करने नहीं देते। सिंध हुकूमत ने सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत कर दी। पिछड़े होने वाले सेंसस को हम तस्लीम नहीं करते, मुतनाज़ा तरीन सेंसस है और इस सेंसस के सबसे बड़े बेनिफिशरी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हम आला अदालतों से आपके जरिए ये मुतालबा करते हैं 1998 में जो सेंसस हुआ है उसकी बुनियाद पर सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। गुफ्तगू अपने मुलाहिजा की। मजीद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी कराची दुश्मनी को छुपाने के लिए रोना रोती है कि एमक्यूएम कराची में काम नहीं करने देती है, तो क्या एमक्यूएम ने उन्हें लड़काना दादू और बाकी सिंध में भी काम करने से रोका हुआ है? बिल्कुल, ये जो है ना वो क्वेश्चन अब है। अब सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आपकी लीडरशिप की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट से वैसे कम नहीं थी। आपकी पार्टी की तरफ से सिंध हुकूमत के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या साबित करने के लिए आप उसके लिए तैयार हैं? जैसे कहा गया कि कोरोना फंड्स में करप्शन की गई, निजी स्कूल से रिश्वत तलब करने के इल्ज़ामात वगैरह, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। देखिए, ये इल्ज़ामात हमने नहीं लगाए। 350 के करीब अदालतों में केसेस हैं। 500 करप्ट अफसरान जो नैबज़दा हैं उनके खिलाफ केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। नैब के रेफरेंसेस पेंडिंग हैं। इनकी सारी लीडरशिप सब की सब जमानतों में बाहर है। कोई एक भी तो एक्विट नहीं हुआ। ये तो ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट्स हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए मसला क्या है, अभी ये कल तक हमें 2 वजारतें दे रहे थे ना, ये वही है। चेयरमैन सेनेट के लिए भी आ गए थे, हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं, लेकिन जब हम उस मटीरियलिस्टिक सौदेबाजी से, मफाद परस्ताना सौदेबाजी से इनकार कर देते हैं तो एमक्यूएम में सारी बुराइयां नजर आती है। मेरा ख्याल है बिलावल साहब को बड़ा सैर हासिल जवाब कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दे दिया, लेकिन कुछ सवालात लोग भी करना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि आपका तालीमी निज़ाम इतना अच्छा है तो आपकी काबीना के बच्चे कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपके अस्पताल इतने अच्छे हैं तो जरदारी साहब दुबई में, लंदन में इलाज क्यों करा रहे हैं? आपके सारे बुजुर्ग जिन्ना अस्पताल क्यों नहीं एडमिट होते? आपका पानी का निज़ाम इतना अच्छा है तो सक्खर की म्यूनसिपैलिटी का जरा पानी पी के दिखाइए। चलें जी, कराची में आ जाइए, उसी लियाकताबाद के म्यूनसिपैलिटी के नलके से पानी का गिलास पी के तो दिखाइए, 7 दिन तक बिस्तर से नहीं उठेंगे। ये तो हाल है हमारी लीडरशिप का। तो ये सवालात हम नहीं कर रहे, ये सवालात सिंध के अवाम कर रहे हैं। भाई कुत्ते के कांटे की वैक्सीन का जवाब ये मिलता है कि भाई सिंध में तो 100 काटे, पंजाब में तो 300 कुत्तों ने काटा है। ये कोई बात है करने वाली? फिर 18वीं तरमीम के सारे जितने भी उसके फवायदे हैं वो आपके महल्लात, आपके बैंक अकाउंट, वो सब पूरी दुनिया को पता है, हमें साबित करने की जरूरत। बिल्कुल। ख्वाजा जहाँ साहब, एक और अहम मामला ये है कि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं, अगर हम सिंध असम्बली के अंदर भी देखें, और बड़ी अपोजिशन शायद अगर नंबर्स की तादाद में देखा जाए और उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़्यादा नाराज़ एमक्यूएम से क्यों है? आपको कोई बात समझ आ रही है? देखें, असल हरीफ ही एमक्यूएम है। पीपल्स पार्टी को जब टफ टाइम दिया है वो एमक्यूएम ही ने दिया, क्योंकि मसला ये है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसकी जो डायनामिक्स से डिफरेंट है, वो देही सिंध की जमात है। और जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि सेंसस के बेनिफिशरी, जो सेंसस के नताइज ना आने के बेनिफिशरी, वो तो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि देही सिंध की जो पॉपुलेशन है वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा दिखाई गई है। और कराची
जिसको खुद पीपल्स पार्टी कहती है जनाब सिंध का दारुल खिलाफा पूरे सिंध यहाँ आता है, उसकी पॉपुलेशन आपने कम दिखाई है। लाहौर और कराची में सिर्फ 20 लाख नफूस का फर्क है। अगर ये सेंसस सही हो जाए तो कराची की सीटें मैं आपको बता दूं 42 से 84 डबल से ज्यादा हो जाएंगी। फिर चीफ मिनिस्टर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और को। और दूसरी बात, एमक्यूएम शहरी सिंध की जमात है। मीर पुखास, नवाब शाह, कराची, ये यहाँ का मैंडेट रहा है। मसनूई तौर पर या रियासती जबर के तहत इस वक्त अगर एमक्यूएम को पीछे कर दिया गया, लेकिन यहाँ के अवाम आज भी एमक्यूएम को ही वोट देते हैं। और आज भी अगर वोट का टर्नआउट निकाल लें तो एमक्यूएम का वोटर या तो बाइकॉट पे था या एमक्यूएम का वोटर साइलेंट रहा, उसने वोट ही नहीं किया। ठीक, अच्छा इजहारुल हसन साहब, अगर हम बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, सिंध हुकूमत फौरी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपका मुतालबा अगर नहीं मानती है तो वफाकी हुकूमत के इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती है? आपका अगला लाइहा अमल क्या होगा, इस बारे बताइए। सबसे बड़ी बात कि ये मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि मरते मर जाएंगे बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएं। अच्छा, क्योंकि पिछले 40 साल में पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड उठाने आप, उन्होंने कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। और अभी ये ऐलान तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट ये कंट्रवेंशन है। ये तो हद तक मतलब ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मेरी समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पे क्यों नहीं नोटिस लेते कि एक फैसला डंडे के जोर पे पिछले बल्दियाती इंतखाबात कराए गए, डंडे के जोर पे कराए गए कि हर हाल में आपको कराना है। तो क्या हर बल्दियाती इंतखाबात पे सुप्रीम कोर्ट नया जजमेंट देगी? क्या पिछले जजमेंट को रिकॉल नहीं किया जा सकता? मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब का भी इंतजार कर रहा हूँ, चीफ मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का इंतजार कर रहा हूँ कि इस बयान के जवाब में तो इनको कंटेंट में बुला लेना चाहिए कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, एक फैसला आला अदालत ने किया है, अदालत सुप्रीम जुडिशरी ने किया है, आप कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे। सही। अच्छा ख्वाजा इजहार साहब, एक और मामला ये है कि कराची के जो ख़ास तौर पर शहरी हैं, रिहायशी हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल कम अज़ कम हल होने चाहिए। हम गुज़श्ता दहाइयों का जिक्र कर लें तो सियासत कम व बेश ऐसी ही चलती रही है जैसी आज चल रही है, बयानात ऐसे ही आते रहे हैं जैसे आज आ रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। कोई वे फॉरवर्ड आपको नज़र आ रहा है? देखिए, कराची के मसाइल जब हल होंगे जब आप अमेरिका जाके बस स्टॉप पे लाइन में लगते हैं ना, और आप बोर्डिंग पास में लाइन में लगते हैं बड़ी पार्टी के लीडर, तो जिस दिन वो लीडर कराची की चिंचियों में बैठ के सफर करेंगे ना, तो उस दिन कराची के मसाइल हल होंगे। एमक्यूएम जितनी भी आप एमक्यूएम को कुछ कह लें, भाई एमक्यूएम कह रही है अगर एमक्यूएम को नाकाम करना है तो कराची में काम करो, हैदराबाद में काम करो। तुम्हें काम करने से किसने रोका है भाई? ये बाहर जाकर लाइनों में लग लग के बसों में घूमते हो, जरा कराची के लाओ लश्कर अपना छोड़कर जरा कराची के लोगों के साथ बैठो आकर, यहाँ पे इनके मसाइल समझो। आप ट्रांसपोर्ट दे देना, हेल्थ दे दें, एजुकेशन दे दें। एमक्यूएम, मैं कहता हूँ जी एमक्यूएम को आपको नाकाम करना है, मैं आपको फार्मूले दे रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब, कराची में काम करें खुदा के लिए, एमक्यूएम धन जोड़े, जो आपका काम है वो करें। अच्छा, लेकिन इजहारुल हसन साहब वो ये भी तो कहते हैं कि एमक्यूएम ने क्या किया है कराची के लिए, आप लोगों ने क्या किया, और फिर अवाम ये भी तनकीद करते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ भी तो रहे हैं, और पीपल्स पार्टी हमेशा समझती है कि नहीं ठीक है, अगर एमक्यूएम के दरवाजे पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। इसी आस को लेकर वो आ जाते हैं। माजी की कुछ अच्छी यादें भी तो वाबस्ता हैं आप लोगों की। देखिए, ये अगर आप वो कहते हैं ना कि ये वाला अगर मफरूज़ा बना लें एमक्यूएम ने क्या किया, तो देखिए आप ही के वो चैनल थे ना जो कराची को छठा तरक्की याफ्ता शहर बता रहे थे, आप ही के चैनल थे कि लाहौर के लोग यहाँ के कहते थे यार कराची क्या बन गया, और आज लाहौर कराची से मेरे ख्याल 50 गुना आगे चला गया। और ये सिर्फ और सिर्फ चंद सालों में हुआ है। ये वही बल्दियाती दौर है 2005 से 2020 तक के दौर में, जिसमें लाहौर ट्रांसफॉर्म करके कहाँ चला गया। और लाहौर में किसने काम किया, क्रेडिट किसको जाता है? वहाँ के वजीर आला को जाता है। वहाँ के वज़ीर आला ने वहाँ के मेयर को स्ट्रॉन्ग किया। आज भी आप मुझे बता दें ना, लाहौर के पिछले कामयाब तरीन मेयर का नाम किसी को याद है? इतने बड़े लाहौर का आपको याद है? किसी और को याद? अच्छा, कामयाब तरीन नहीं, वैसे हम बता सकते हैं कर्नल मुबशिर साहब रहे हैं। खैर अभी मामला ये है कि मेयर आपके भी रहे, लेकिन तब भी यही बातें चलती रहीं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन मेयरशिप भी नहीं छोड़ी गई। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब जब एमक्यूएम के नाज़िम थे या नेमतुल्लाह साहब थे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना एमक्यूएम की जाने की। वसीम अख्तर साहब,
वसीम अख्तर साहब के दौर में तो आपको मालूम है, जिस मेयर के पास 2 करोड़ से ऊपर खर्च करने के इख्तियार ना हो, जिस मेयर के पास 17 ग्रेड के ऑफिसर को ट्रांसफर करने के इख्तियार ना हो, ये वही निजाम है ना जिस पे कहा। अब मेयरशिप छोड़ देते हैं, मेयरशिप छोड़ देते हैं, ये लेके जी मेयरशिप छूटे हुए आज 11 महीने हो गए ना 11 महीने। ये एडमिनिस्ट्रेटर अब है ना, मेयर नहीं है। अब आप एप्पल टू एप्पल अगर कंपेयर करना है तो चलें जी, तसव्वुर कर लें मेयरशिप 11 महीने से छूटी हुई है। सही। क्या कराची में तब्दीली आ गई? 11 महीने बहुत होते हैं। ठीक है ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें, मामला यही है कि इल्ज़ामात भी वैसे ही मिलते जुलते हैं, बातें भी वैसे ही मिलती जुलती हैं, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं, वहीं के वहीं हैं, वो हल नहीं हो रहे। और हम उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम ये तमाम पार्टीज़ जो स्टेक होल्डर हैं ये बैठें और कराची के मसाइल खुसूसी तौर पर हल करें। कराची की आवाम के लिए सोचें, क्योंकि वो जो हैं वो हमेशा मसाइल का रोना रोते रहते हैं, वो यही उम्मीदें लगा बैठे रहते हैं कि कोई हल करेगा मसला, लेकिन ऐसा हमें कोई नज़र नहीं आया। ऐसे ही है। अच्छा खैर, एक और बड़ा अहम मसला है, दुनिया पर कहर बनकर टूटा है कोरोना वायरस। हम सब जानते हैं, इसका अक्सर जिक्र होता है, और अब हमारी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोरोना का जिक्र हर घर में ना होता हो। हम बात ज़रूर कर रहे होते हैं। लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ इसने जहाँ पर निगली वहीं करोड़ों को गुर्बत की जानिब धकेल दी है। अच्छा, आलमी वबा ने पहले से गरीब ममालिक में गुर्बत में मजीद इजाफा भी किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कोरोना वायरस ने बरे आज़म एशिया में अदम मुसावात में इजाफा कर दिया है। अदम मुसावात में इजाफा कर दिया है, और 75 मिलियन से 80 मिलियन मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक कलीदी इशारे कहते हैं कि कोरोना बीमारी एशिया और पैसिफिक की पायदार तरक्की अहदाफ की तरफ पेशरफ्त में रुकावट बिल्कुल है। अच्छा, इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ को हासिल करने के लिए फैसला साजों को एक गाइड के तौर पर आला मयार और बर वक्त डेटा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मौशी बहाली के असरात सब तक पहुँचें और कोई भी जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो। हाँ, इसी रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हसन बेग्स, डायरेक्टर जनरल है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बेग साहब, एशियाई तरक्याती बैंक की इस रिपोर्ट को देखा जाए, मतलब कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, अदम मुसावात में इजाफा हुआ है, आप इस रिपोर्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, इस रिपोर्ट के हवाले से मेरा कहना ये होगा कि असल में ये रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जैसा आपको पता है, उन्होंने ये सितंबर 2020 में इसको पब्लिश किया था, और इसके बेसिकली तो की जो इंडिकेटर्स हैं वो इसको वो डिस्कस उन्होंने किया है कि हुआ क्या है इस डेवलपमेंट के हवाले से। जब कोरोना आया है तो उसमें कोरोना के वक्त यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल, आपको पता है पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, तो आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 49 मेंबर्स हैं, तो इन्होंने एक स्पेशल सप्लीमेंट भी उसमें उस रिपोर्ट में छापा है, जो बेसिकली मैपिंग ऑफ पॉवर्टी है थ्रू डेटा इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके हवाले से जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें बेसिकली इन्होंने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। एक तो ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने वो अप्रूव किए हुए हैं और तमाम मेंबर कंट्रीज़ ने अप्रूव किए हैं, तो वो SDGs जो है बेसिकली 17 जो है, आपको पता है 17 जो है SDGs है, और उनके 169 टारगेट्स हैं। एक तो उन्होंने उसको देखा कि उसमें क्या हुआ है, और उसके आपको पता है कि 17 गोल्स में मेनली तो पॉवर्टी और हंगर और हेल्थ और एजुकेशन इससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट इन्होंने ये देखा है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, 49 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनके अलग-अलग इन्होंने इंडिसेस दिए हैं, वो वहाँ पे क्या हुआ है इस जब कोरोना आया है, तो यहाँ पे हालांकि IMF, वर्ल्ड बैंक, आपको पता है ADB अपना अपना रोल प्ले करते रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रिपोर्ट बेसिकली अब 1 साल पुरानी हो चुकी है, यानी ये सितंबर 2020 तक की रिपोर्ट है। अच्छा। जो 21 से लेकर 23 तक होनी है वो तो अभी छपनी है, वो तो जाहिर है अब सितंबर में एक एडिशन आएगा, उसके बाद उसमें किया जाएगा। अब रीजन को जब देखा गया तो उसमें पता चला
कि यहाँ तो पॉवर्टी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पॉवर्टी ज़ाहिर है मुख्तलिफ उसकी रीजंस हैं। जैसे मैं बेसिकली डायरेक्टर जनरल हूँ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट का, हमने भी एक स्टडी की है। अच्छा। और हमने छोटे लेवल पे हमारा जो सर्वे है वो छोटे लेवल पे था, लेकिन हमने एक इंटरनेशनल एनजीओ है उसके थ्रू की है, और उस पर जो हमने गैप एनालिसिस का देखा है उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान में ये होता रहा है कि मुख्तलिफ जो सेक्ट्स से स्पेशली जो जो डेली वेजर्स होते हैं उन पे बहुत इम्पेक्ट हुआ है, और वो तो बहुत ज़्यादा गुर्बत में चले गए। और आपको पता है ये जो इंडेक्स, ये जो ADB की रिपोर्ट है, दैट शोज के बेसिकली हुआ क्या है कि इस दौरान जो है ना, जैसे आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया है कि 80 मिलियन लोग, लेकिन ये एक साल पहले की है। अब अगर नया जो रिपोर्ट आएगी उसमें गुर्बत की शरह जो है, अगर हम $2 या $1.9 पर डे के हिसाब से भी लें तो ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये कोई 80 मिलियन नहीं होगी, ये 180 मिलियन से भी अब चली गई है। तो अब जो नई रिपोर्ट आएगी उसमें असल में पता चलेगा कि लेकिन हसन भाई साहब, जिस तरह की सूरत हाल है कोरोना की वजह से, जिस तरह गुर्बत में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल का? नहीं, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान इन हालात में ज़रा बेहतर परफॉर्म किया है, जो सच्ची बात है। ये मुसीबत तो सारी दुनिया में आई हुई है, पाकिस्तान में भी आई हुई है, आपको पता है। लेकिन इसमें एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब का ये डिसीजन के इकानमी को ओपन रखें, हम गरीब लोगों को क्या यानी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है दैट वाज ए बोल्ड डिसीजन। उस वक्त पता नहीं था कि ये इसका अल्टीमेटली ये कोरोना करेगा क्या। उसमें हमारी इकानमी ने बेहतर परफॉर्म किया। आप अगर एक्सपोर्ट्स की फिगर देखें तो ऑल टाइम हाई हैं, और आप अगर हमारे रिमिटेंसेस देखें तो वो ऑल टाइम हाई हैं, और उसके बाद हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर हमारे पहले फिगर्स देखें, जिसमें देखें हमारा जो इंटरेस्ट रेट था, पॉलिसी रेट जो है वो 13% पे स्टेट बैंक ने किया हुआ था। अब वो पॉलिसी रेट में भी कोरोना की वजह से 7% पे जब लेके आए तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ओवरऑल एक चीज जो इस कोरोना में हुई है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो गवर्नमेंट को जरूर उस पर सोचना चाहिए, वो है महंगाई। और महंगाई की जो रीजंस हैं बेसिकली ये कास्ट पोस्ट इन्फ्लेशन है, यानी ये आपको वहां से मिल रहा है। आप जब तेल महंगा कर देंगे, गैस महंगी कर देंगे तो जाहिर है, बिजली महंगी करेंगे तो जाहिर है इन्फ्लेशन तो होगा। तो लेकिन ओवरऑल अगर हमारी इकानमी को देखें, गो के मैं समझता हूं कि महंगाई की वजह से हमारा जो इनइक्वालिटी गैप है वो रोज बरोज बढ़ रहा है, और उसमें डेफिनेटली गुर्बत भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने देखा होगा डाके, चोरी और इस तरह की वारदातें जो है ना वो ज्यादा शुरू हो गई। इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में आप अगर देखें तो क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है, और उसकी बेसिक रीजन भी वही फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी अगर देखें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरी सूरत हाल में कोरोना वबा के दौरान बेहतर परफॉर्म किया। हसन बेग साहब बहुत शुक्रिया। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी ने पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ियों को अब नई उम्मीदें दे दी हैं, जो अब इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुल्क क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों से भी वाबस्ता खिलाड़ियों को अहमियत देना शुरू हो गया। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और फैसलाबाद में ट्रेनिंग करती पाकिस्तान की खातून जेवलिन थ्रू चैम्पियन फातिमा हुसैन भी अब मुल्की एथलीट्स के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद नज़र आ रही हैं, और ख़वातीन एथलीट में उनकी थ्रो इस वक्त 44 मीटर के लगभग है तकरीबन। अच्छा, वैसे अगर आलमी मयार की बात करें तो वो 60 मीटर का अगर वसाइल मिले, और वो तो मेरा ख्याल है कि वो 60 मीटर की थ्रो का जो हदफ है वो भी आसानी के साथ हासिल कर सकती हैं। फातिमा की नज़रें इस वक्त जो हैं वो इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जो हैं उनकी तरफ हैं, और उसके अलावा साउथ एशियन गेम्स की तैयारी पर भी मरकूज़ हैं। उन्होंने वहाँ पर नज़रें जमा ली। और उनकी
कोशिश है कि वो इन इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए मेडल ज़रूर हासिल करें। फातिमा ने नेशनल गेम्स 2019 में 49.93 के थ्रो से गोल्ड मेडल जीता भी था और वो कौमी सतह पर 2016 से नाकाबिले शिकस्त भी हैं। ज़बरदस्त। लेकिन उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और वो क्या कुछ करने की ज़रूरत है मुनी से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेवलिन थ्रो की चैंपियन फातिमा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फातिमा। सबसे पहले तो बताएं क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और जिस तरह से बाकी जो प्लेयर्स की अगर बात करें तो अक्सर शिकवा करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान में तो सिर्फ क्रिकेट को ही देखा जाता है, उसी को अहमियत दी जाती है और बाकी जो खेल हैं उनको अहमियत नहीं दी जाती। तो आप बताइएगा जेवलिन थ्रो के लिए क्या क्या सहूलियात हैं जो कि मुयस्सर हैं, और क्या आप उन तमाम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनसे मुतमईन हैं? सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है तो वो आप सब जानते हैं, क्रिकेट के अलावा बाकी जो गेम्स हैं उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जिस तरह की उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मीट करने के लिए उनको चाहिए होती हैं। तो हमारे पास एक तो वैसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, उस तरह के इक्विपमेंट भी नहीं है, और जो हमें शूज़ वगैरह चाहिए होते हैं वो भी नहीं है, और अच्छे लेवल के जो जेवलिन्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहे होते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। हम ओल्ड जेवलिन्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं जो टूट भी जाते हैं, और उनका हमें रिपेयर करवा के दोबारा से फिर उनको रीयूज़ करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, सहूलियात नहीं है। आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं कि आप नेशनल चैम्पियन तो हैं, लेकिन अभी आपकी थ्रो क्या रेंज है उसकी, और इंटरनेशनली अगर देखा जाए अगर आपने कम्पीट करना है तो फिर क्या रेंज होनी चाहिए? जी, मैंने जो अभी 44 मीटर थ्रो की है नेशनल गेम्स में जो 2019 में हुई थी, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 60 मीटर के राउंड अबाउट है। अगर आप 60 मीटर करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, और कैंपिंग की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम ये वाला डिस्टेंस जो अचीव कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ वगैरह मिले तो ये डूएबल है। अच्छा, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो आपकी थ्रो है 40 से 60 पे लेके जाने के लिए क्या कुछ करना होगा, और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट क्या जो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जो काम कर रहे हैं वो इदारे काम करें, और फिर जो है वो आपकी अपनी जो चीज़ें हैं इनको बेहतर कर सकें? जी बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स के अदारे हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की कोशिश उनकी तरफ से नहीं हो रही जो प्लेयर्स को जिनकी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मेरे साथ भी हैं नेशनल लेवल पे, सिर्फ जेवलिन ही नहीं बाकी एथलेटिक्स में बहुत से इवेंट्स होते हैं, वो सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और सिर्फ एक उनके पास एक उम्मीद ही है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान में शायद हमें थोड़ी सी बात सुनी जाएगी, हमें सपोर्ट किया जाएगा। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियंस हैं वो इंटरनेशनल जाके वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने और ओलंपिक चैंपियन भी बने। अच्छा, ठीक है फातिमा, ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है? हम लोग तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसके लिए तालियां बजा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मेहनत कितनी की जा रही है। आप हमें बताइएगा मेहनत कितनी करनी पड़ती है, इंजरीज़ का कितना खदशा होता है, और इंजरीज़ कितनी हो रही होती हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। कितने घंटे आपको जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, जो इंजरीज़ की बात है तो जैसे कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हमारे साथ डॉक्टर जो है वो अटैच किए जाएं जो हर टाइम हमारे मतलब चेकअप करें हमें, और हर ट्रेनिंग में हमें साथ दे। फिजियो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान के एथलीट्स हैं उनको इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और उनको रिकवर करते करते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स तो इंजरीज़ की वजह से अपनी गेम को स्किप भी कर जाते हैं क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट के लिए कोई अच्छे वसाइल ही नहीं होते, और उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ दी ही नहीं जाती पाकिस्तान की तरफ से कि वो हर तरह की अपनी इंजरी से पाक गेम कर सकें। अच्छा फातिमा, का जेवलिन थ्रो की बात करें, हम ख़ास तौर पे आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने इसी वाली गेम को क्यों चुना? क्योंकि आमतौर पर अगर बाकी पाकिस्तानी ख़वातीन को देखा जाए तो एथलेटिक्स की जानिब उनका रुझान ही बहुत कम होता है। जी, जो एथलेटिक्स है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने तो स्कूल से स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था, तब मुझे भी नहीं पता था, मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो क्या होता है, और अरशद के पहले तो काफ़ी पाकिस्तानियों को भी नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो क्या होता है। तो शुरू में मुझे ये अच्छा लगा था, मुझे ये इवेंट अच्छा लगा था, तो मैंने मेरे दिल किया कि मैं इसी को लेके कंटिन्यू करूं। और जब छोटे थे तो अब ओलंपिक्स में देखते थे कि लड़कियां अच्छी थ्रो करती हैं, तो उनकी तरफ देख के हुआ कि हमें भी इसी तरह की थ्रो करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसी को लेके चलते हुए एक ड्रीम है दिल के अंदर भी, और ख्वाब है कि इसको लेके चलना है और आगे इसी पे काम करना है। बाकी गेम्स के ऑप्शन हमारे पास भी थे, क्रिकेट के भी, बैडमिंटन के भी। लोगों ने कहा भी कि आप वो ज्वाइन कर ले, उसमें पाकिस्तान के में स्कोप भी है, और लड़कियाँ उसमें ऊपर भी जाती है, और उनको स्पॉन्सर भी मिलते हैं, और उनको ब्रांड सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इस गेम को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये एक यूनिक गेम है, और देखने में भी अच्छी लगती है,
इसके लिए मेहनत तो काफ़ी चाहिए, आपको दिन में 5-6 घंटे ट्रेनिंग भी चाहिए, लेकिन ये एक इंसान की ज़िद हो जाती है कि वो मैंने इसी को ही करना है, तो वो है। अच्छा ठीक है फातिमा, हमें आप ये भी बताएं कि ये तो हमने सारी ट्रेनिंग की बातें कर ली, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एथलीट्स के लिए, किसी भी हम बात कर लें कि जिसमें गेम के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट को किस तरह से आप मैनेज करती हैं? डाइट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अगर आपके पास ट्रेनिंग के अलावा जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइट ही है। प्लेयर्स को उस तरह की डाइट तो प्रोवाइड नहीं की जाती पाकिस्तान में। हम लोग जो है अपने तौर पे जितनी ज़्यादा हो सकती है कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो है डाइट और कैलोरीज जो है वो पूरी रखें ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि जब आप डाइट अपनी अच्छी नहीं रखते तो आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है और वीकनेस की वजह से इंजरीज़ का ख़तरा जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा फातिमा, अगला टारगेट क्या है, क्या आपने सोचा है, कौन से मज़ीद मुकाबलों में आपने हिस्सा लेना है, और उनकी तैयारी के हवाले से बताइएगा कि किस तरह की तैयारी कर रही हैं आप? सबसे पहले तो साउथ एशियन गेम्स होनी है पाकिस्तान में, उसमें अच्छा परफॉर्म करूँगी, कोशिश करूँगी कि वहाँ पाकिस्तान के लिए मेडल लूँ। उसके बाद इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स है 2022 में, उसमें अच्छा परफॉर्म करूँगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर मुझे फैसिलिटीज़ उस तरह की प्रोवाइड की जाएँ तो मैं भी पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल भी ला सकती हूँ। नहीं ज़रूर, अगर आपको वो सहूलियात मिलें। अच्छा अब ज़रा ये बताएं कि क्रिकेट से वैसे आप नाला हैं या क्रिकेट देखती हैं, आपको भी क्रिकेट की गेम कुछ पसंद है कि टीवी पे लगी हो तो चलो यार देख ही लूँ, पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है चलो सपोर्ट कर ही दूँ, या फिर ये होता है कि भाई हमें तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही, हम इनको क्यों देखें? नहीं, ये बात नहीं है। क्रिकेट को बिल्कुल, क्रिकेट तो ऑब्वियसली हर पाकिस्तान के दिल का हिस्सा है कि वो उसको सपोर्ट करता है। जब पाकिस्तान की टीम कहीं भी खेल रही होती है तो पाकिस्तान के लिए हम चीयर करते हैं, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ बाकी गेम्स को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह आपने देखा है कि अभी अरशद भाई ने जब ओलंपिक्स में जाके वो फाइनल में थे तो क्रिकेट वाला ही माहौल था, पूरे पाकिस्तान में स्क्रीनें लगी हुई थी, लोग देख रहे थे और चेयर अप भी कर रहे थे। तो अगर बाकी गेम्स को भी आप उतना ही सपोर्ट करेंगे तो आपको क्रिकेट से ज़्यादा मज़ा आएगा उनको देखने में। बिल्कुल ठीक है फातिमा, गुड लक और बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और बिल्कुल ये शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी गेम्स को वो सपोर्ट नहीं मिलती है और लोग तो जानते ही नहीं हैं, और ये बात भी ठीक है कि इस गेम का तो नाम ही पाकिस्तानियों को नहीं पता था और अभी पता लगा, और हीरोज़ सामने आते हैं तो फिर खेल बेहतर होना भी शुरू हो जाते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि अगले ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान का जो दस्ता है वो इतना छोटा भी नहीं होगा, और पाकिस्तान जो है, और दूसरा ये कि परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें तो हम उम्मीद करेंगे कि मेडल्स लेके आए। बेशक गोल्ड अगर नहीं लेके आते, सिल्वर ले लें, ब्रॉन्ज ले लें, मतलब कोई मेडल तो लेकर आए। 4 साल पहले ही इकरा ने कह दिया है कि जी कि नहीं मतलब हम गोल्ड लेके आएंगे, क्या हो गया? चले, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलो अभी मैं तुम्हें जड़ावाला लेके चलता हूँ, वहाँ पे मिट्टी से बने खूबसूरत और दीदा ज़ेब बर्तन है, उनकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अच्छा, दौरे जदीद में तैयार होने वाले कच्चे बर्तनों में अब भी हम देख रहे हैं कि जो है वो जिद्दत देखी जा रही है, और इस बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है रियासत अली ने। आप खाते हैं चरखे की तरह घूमते चाक पर किसी जादूगर की तरह कुम्हार के हाथ देखते ही देखते मिट्टी को खूबसूरत बर्तन में तब्दील कर देते हैं। जड़ावाला के नवाही इलाकों में मिट्टी से बर्तन बनाने का काम आज भी जारी है। फैशन के इस जमाने में लोग पुरानी तर्ज के बर्तनों को खूब पसंद कर रहे हैं। दौरे कदीम की याद दिलाते इन बर्तनों की बनावट में अब जिद्दत भी दिखाई देती है। मिट्टी के बर्तनों पर की गई कशीदाकारी के तो क्या ही कहने, साथ ही साथ मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज इन्हें और भी दीदा ज़ेब बना देता है, इसीलिए तो खरीदारों की दिलचस्पी भी बनी रहती है। मेरा खाना पीना मिट्टी के बर्तनों में ही होता है, और आज भी हम यहाँ पे आए हैं, कुछ अशिया ख़रीदी हैं मिट्टी के बर्तनों की, और एक रूहानी सुकून भी मिलता है और हमारी सकाफत भी है। ये अभी ये जदीद दौर चल रहा है, अभी तक लोग यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इनमें काफ़ी वैरायटी भी आ गई है। खूबसूरत बर्तनों में मिट्टी के कूलर, घड़े, हंडिया, ग्लास, प्याले और कप शामिल हैं। कई नस्लों से इस फन के साथ मुंसलिक माहिर कारीगरों का कहना है कि स्टील, पीतल और शीशे के बर्तनों की मांग अपनी जगह, ताहम मिट्टी से बने बर्तनों की अहमियत आज भी बरकरार है। मिट्टी को गूंदने के साथ साथ इसकी ताजगी और चिकनाहट का भी ख्याल रखा जाता है ताकि बर्तनों की साख्त में कोई कमी न रह जाए। अखाड़े दे विच बर्तन बना रहा है, हांडियां, चाटियां, कनाड़ियां, घड़े, कुंडे, चप्पन, जो भी आ असी सेल कर रहे हैं,
बाज़ारां दे विच भी ते दुकानां दे उत्ते भी। बर्तनों की तैयारी में रेत और दीगर फाजल मादों से पाक चीकी दरियाई मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। कुम्हार बरादरी के अफराद का कहना है कि मिट्टी के बर्तन हमारी सकाफत का लाजमी जुज़्व हैं, लेकिन काम का मुस्तकबिल नजर न आने के बायस नौजवान नस्ल इससे दूर होती जा रही है। राना रियासत अली, 92 न्यूज़, जड़ामाला। ये आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी है। बचपन में तो वैसे खास तौर पे लड़के नहीं, लेकिन लड़कियों को तो शौक भी बहुत होता है। एग्जैक्टली, वैसे हमजा मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था मनी बॉक्स, और वो भी लकड़ी वाले भी होते थे, लेकिन मैं प्रेफर करती थी मिट्टी वालों को, क्योंकि मिट्टी वालों में से जो है ना उसको तोड़कर जब एंड पे पैसे निकालते थे वो बहुत मज़ा आता था। और ख़ास तौर पर जो अगर बर्तन देखे जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब भी मिट्टी के जो बर्तन है उसको खेलना उनसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको शौक भी होता है। अच्छा, आपने मिट्टी का बर्तन हो, ग्लास हो, उसके अंदर आप पानी पिए ना तो क्या बात है, गड्ढे का पानी आपने पिया हो तो वो बड़ा एक अलग ही टेस्ट होता है, बड़ा मज़े का आपको जो है टेस्ट लग रहा होता है। और अब ये चीज़ें जो है मादूम होती जा रही हैं। हमजा मैंने एक और थोड़ा सा मैंने ट्रेंड चेंज होता देखा है कोविड की सूरत हाल में, जब का कोविड आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गर्मी में खास तौर पर ठंडा पानी पीते थे, तो उन्होंने कहा इससे अवॉइड करना है क्योंकि गला ना ख़राब हो जाए। तो उसमें मैंने बहुत सारे घरों में देखा, और बल्कि मैंने खुद भी ये प्रैक्टिस की कि घर में जो है वो मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का जो कूलर है ना वो बहुत ज़्यादा इन है, तो वो मैंने ला के रख लिया कि ये भाई इसका पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा, गर्म भी नहीं होगा। तो यही जिद्दत की बात जो है ना हो रही थी इस मिट्टी का कूलर जो है वो मिट्टी के कूलर की तरह ये पानी का जो कूलर होता है उसकी क्या बात है जी, जिद्दत आती जा रही है। और पुरानी चीज़ें जब आपको नज़र आती हैं ना तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है, जिनके साथ आपकी कुछ बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट तो जीत लिया पाकिस्तान ने, दिल खुश कर दिया। बिल्कुल दिल भी खुश कर दिया। और अब जब हमारे पास रैंकिंग्स सामने आई है नई, उसमें बड़ी बेहतरी आई है। फवाद आलम की बात करें, उनकी रैंकिंग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, टॉप 10 में वो आ चुके हैं, 8वें नंबर पर हैं बॉलिंग में। और बात कर लीजिए बाबर आजम की तो वो भी एक दर्जे ऊपर गए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पहले हमारे पास बॉलर्स नहीं थे टॉप 10 में रैंकिंग में, लेकिन अब जो नई रैंकिंग आई है उसके अंदर फिर अब शाहीन शाह को मैं देखा है कि वो रैंकिंग में आ गए हैं, कि अच्छी बात है। हाँ, लंबी छलांग लगाई है वाकई में। और बॉलर्स की फहरिस्त में जिस तरह से हमजा ने कहा कि 8वें नंबर पर आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। और बाबर आजम की बात करें तो एक दर्जे बेहतरी के बाद अब 7वें नंबर पर वो भी विराजमान। और ऊपर अगर हम देखें ना, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, विराट कोहली हैं ऊपर और रोहित शर्मा है ऊपर, और कल वो कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, और अगर दूसरी इनिंग्स में भी नहीं करते हैं तो अगले बुध तक मुझे लगता है कि ये शायद मैच खेले बगैर ही बाबर थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, और खैर एक जो ये तो अच्छी बातें हमने आपको बताई हैं। अजहर अली की बात कर लें, आबिद अली की बात कर लें, हसन अली की बात कर लें, अब्बास की बात कर लें, फ़हीम अशरफ की बात कर लें, यासिर शाह की बात कर लें, इन सारों की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली देखने में आई है। अब ये हमारी टेस्ट टीम जिसका हमने आपके साथ शेयर किया कि रैंकिंग इस तरीके से तब्दील हुई है। और अगर हम बात करें, हमारे अगले टूर आने वाले हैं, इंग्लैंड के हवाले से बात करेंगे, न्यूजीलैंड की बात करेंगे और T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे कि हमारा फोकस उधर होना चाहिए। साथ ही मिसबाहुल हक का जो कोरोना है वो भी पॉजिटिव आया है, और ये ख़तरा कोरोना का कितना ज़्यादा आलमी इवेंट के ऊपर रहेगा कि जिस वक्त टेस्ट किए जा रहे होंगे और कोई ऐसी टीम के जिसके बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अगर खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं, ऐसे वक्त में जब टेस्टिंग हो रही होगी उसके अंदर पता लगेगा तो वो कितना असरअंदाज कोरोना वायरस हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। ये तमाम पहलू हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमने खासी बातें की हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिनको हमने टच करना है। सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गई, कुछ रैंकिंग हमारी बेहतर भी हुई है, लेकिन क्या ये वो टेस्ट टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती है? जी अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त से, अभी आप हमारी एक एथलीट से बात कर रहे थे तो ओलंपिक्स के हवाले से कुछ चंद सेकंड लेना चाहता हूँ कि हर 4 साल के बाद हमें ख्याल आता है हमारे लोगों को, हमारे ओलंपिक एसोसिएशन को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, कि कोई ओलंपिक नाम के कोई मुकाबले भी होते हैं। मैं तो जनरल आरिफ हसन साहब को सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने सोई हुई कौम को जगा दिया। अगर वो उनकी कारकर्दगी ऐसी ना होती, इस कौम को इल्म होता, इस कौम के सियासतदानों को इल्म होता कि ओलंपिक्स नाम के कोई खेल भी होते हैं, तो कम से कम इस ओलंपिक्स में आरिफ हसन साहब और उनकी टीम की कारकर्दगी की वजह से हमें कुछ ओलंपिक के बारे में जानने का मौका तो मिला है। वो 17 साल हो गए हैं, कोई बात नहीं, वो 117 साल रहे, वो 217 साल रहे, लेकिन कम अज कम अगर वो इस कौम को जगाने में कामयाब हो जाए, ओलंपिक मेडल ना भी जीते, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि सब लोगों का मकसद
मेडल जीतना है, वो कौम को जगाने के काम पे हैं और कौमें जागते जागते कई बरसों और साल लग जाते हैं। तो अगर जगा दी तो उनकी कुर्बानी है, उनको ताहयात और उनके तमाम साथियों को ताहयात पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का अहदेदार मुकर्रर कर देना चाहिए और ये मुंतखब और ये सारी चीजें हटा देनी चाहिए। अब आप मांगते हैं जी। अच्छा, ये टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हमने बड़े पॉजिटिव्स भी देखे, लेकिन क्या ये वो टेस्ट टीम है, अगर हम इसके बारे में देख रहे हों, इसको परख रहे हों कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकती है और फाइनल खेल सकती है, ये वो टेस्ट टीम है? देखिए, अगर आप फौरी तौर पर ये देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो टेस्ट टीम है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जा सकती है। उसकी वजह ये है कि आपने देखें इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तीन बड़ी ऐसी टीमें हैं जिनको, और फिर ऑस्ट्रेलिया जब अपने मुल्क में खेले और उनके सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी साथ हों, तो वो चार बड़ी टीमें बन जाती हैं टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान के पास आप देखें कि हमारा तो ओपनिंग पेयर सेट नहीं है। हमारे मिडिल ऑर्डर में फवाद, रिजवान, बाबर रन्स करते हैं। अजहर नंबर 3 ऊपर के जो तीनों हैं ना, वो तीनों की कारकर्दगी अदम तसलसल का शिकार है। अजहर अली रन्स नहीं कर पा रहे हैं। आपके ओपनर्स अगर बॉल बाहर को जाता है तो आउट होते हैं, अगर बॉल अंदर को आता है तो आउट हो जाते हैं, अगर बॉल में उछाल होता है तो आउट हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से कारकर्दगी वो नहीं है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक हम जा सके। एक ख्वाहिश जरूर हो सकती है, एक दुआ जरूर हो सकती है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इससे जरा मुख्तलिफ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तौर पर ये कहें कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जा सकते हैं। अगर जाना जरूर चाहिए, हदफ जो आपका सवाल है ये बुनियादी तौर पर हदफ यही होना चाहिए। लेकिन क्या ये भी गोल्ड मेडल की तरह होगा कि हम आज 4 साल बाद कहेंगे कि हम में जा रहे हैं, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो उस तरह से तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, अगर हम हेड कोच मिसबाह हक की बात करें तो उनकी जो इस तरह से पॉजिटिव आई है कोविड की रिपोर्ट, तो सूरत हाल थोड़ी जो है कौमी स्क्वाड की फिक्रमंदी की तरफ है। बाकी स्क्वाड की बात करें, उन्होंने तो अपने को क्वारंटाइन कर लिया, बाकी स्क्वाड की क्या सूरत हाल है? उनमें तो कोई अलामात वगैरह इस तरह की नहीं आई हैं? नहीं, बिल्कुल मिसबाह के अलावा तो कोई नहीं है और मिसबाह अकेले ही हैं। चले उनको छुट्टियां नहीं मिल रही थी पाकिस्तान टीम के साथ, तो उनको कम से कम 10 दिन अब छुट्टियां तो जरूर मिलेगी। मेरी दुआ है कि वो मुकम्मल और जल्द सेहतयाब हों, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत से नवाजे। वो पाकिस्तान के एक बड़े कामयाब और पाकिस्तान के एक बड़ा अच्छा चेहरा हैं जो बैनुल अक़वामी दुनिया में, तो उनकी नेकनामी, उनकी इज्जत के लिए, उनकी सेहत के लिए तो मैं दुआ हूँ। लेकिन जो आप लोग इससे पहले बात कर रहे थे ना कि कोविड की वजह से वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, देखिए ओलंपिक्स हुए हैं और ओलंपिक्स में नंबर ऑफ प्लेयर्स की तादाद, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। तो उसी एक फॉर्मूले को, उसी एक बुनियाद को, उसी तरह से एक जो सेटअप है सारा, उसको बनाकर आप दुनिया में कोई भी इवेंट करवा सकते हैं। अगर आप ओलंपिक्स करवा सकते हैं इसी कोरोना में, तो फिर आप वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप भी करवा सकते हैं। वो आप कोई भी इवेंट करवा सकते हैं जहाँ पे मुल्कों की तादाद भी कम है, खिलाड़ियों की तादाद भी कम है, ऑफिशियल्स की तादाद भी कम है। तो ओलंपिक्स वाली जो एक सारे सेट प्रोटोकॉल से उस पर अमल करके हम वर्ल्ड चैंपियनशिप और दीगर इवेंट्स भी करवा सकते हैं जी। अच्छा, लेकिन जिस तरह से हमने इंग्लैंड की टीम को देखा था कि तमाम खिलाड़ी जो थे वो बाहर बैठ गए थे, एक नई टीम सामने आ गई थी, खैर हम उनसे भी नहीं जीत सके थे, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसा कुछ हो जाता है तो वो तो किसी भी टीम के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है कि वो कुछ सोच के जा रहे हो, 2-3 मेन खिलाड़ियों को ऐसा खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए। देखें, ये अब इन सारी चीज़ों को तो बहरहाल ये खतरा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये खतरा तो है। लेकिन इंग्लैंड वाला जो मामला था ना, उनका कोरोना भी वैसे ही मशकूक है जैसे पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट मशकूक लगते हैं। कभी कोई एक लेबोरेटरी से करवाते हैं आ जाता है, दूसरी लेबोरेटरी से करवाते हैं कुछ आ जाता है। तो वो उस टीम का बाहर बैठना और उनके कोविड पॉजिटिव आना, बहरहाल लोग तो उसको और नजर से देखते हैं, लेकिन बहरहाल एक मसला जरूर है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि मुंतजमीन जब ICC के लेवल पर जाते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में करने की कोशिश की जाएगी और जो उसके SOPs हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फॉलो किए जा सकते हैं। इजाफी खिलाड़ी भी बहरहाल उनको मिलेंगे टीमों को, और अगर 2, 3, 4 किसी में से निकलते हैं तो इतने खिलाड़ी बहरहाल मौजूद होंगे उनके पास इजाफी तौर पर कि वो मैच को आप मुतासर ना हो या मैच ख़त्म ना करना पड़े।
तो मेरा ख्याल है कि SOPs को ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिया जाएगा और खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर और हिफाजती तौर पर जब आएंगे इवेंट में ICC वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो इतने बड़े पैमाने पर अल्लाह ना करे कि कोई हो, वैसे जिस तरह के हालात हैं आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम दुआ तो नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो उनके SOPs हैं उस पर हिफाजती तदाबीर जो उन पर अमल किया जाएगा, अमल होगा भी यकीन, तो ज़्यादा अच्छी और बगैर किसी तातुल के हम देख सकेंगे। ठीक है हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। टेस्ट टीम जो है उसकी तारीफ तो खासी हो रही है कि पहला मैच हम जीत सकते थे, नहीं जीत सके, दूसरा हम जीत गए हैं, लेकिन ये बहरहाल नज़र नहीं आती है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती है। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।